जादुई दुनिया में कहा जाता है खुल जा सिम सिम। लेकिन हकीकत की जमीन पर जब सिम खुलते हैं तो क्या होता है? वही जो 26/11 मुंबई हमले के वक्त पाकिस्तान और उसके आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ हुआ। लश्कर और पाकिस्तान ने ये सिम कार्ड मोबाइल फोन में लगाकर आतंकवादियों के उस दस्ते को मुहैया कराए थे जिसने मुंबई में 3 दिन तक कत्लो गारत की थी। इरादा था कि आतंकवादियों को कैसे पल पल बताया जाए कि किसका और कितना खून बहाना है। लेकिन लश्कर और पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि ये सिम कार्ड ही उनकी पोल पूरी दुनिया में खोल देंगे कि पाकिस्तान पर खून से खेलने का जिहादी जुनून किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि ये सिम कार्ड पाकिस्तान तक पहुंचे कैसे और किसने लश्कर और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मिट्टी पलीत करने का काम किया। मिलिए एसएम सहाय से, जम्मू कश्मीर कैडर के अब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और जानिए उनकी जबानी इसकी बारीकियां। कहा कि साहब हमको आप सिम कार्ड ला के दीजिए जो जम्मू कश्मीर से बाहर के, तो वो फिर हम लोगों ने प्रोक्योर किए बंगाल से। ये जो सिम कार्ड की डिमांड थी ये लश्कर की तरफ से आई थी। जी जी, उनकी तरफ से आई थी। तो उससे हम लोगों को ये लग गया कि साहब ये अटैक जो है वो हिंदुस्तान के किसी कोने में होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जब वो उस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं कर रहा है। ऑपरेशनल डिटेल्स इस मामले के तो मेरे ख्याल से अब कोई विशेष वजह नहीं है, क्योंकि आपने भी 2018 में जब 10 साल हो गए थे इस हमले के, तो उसमें भी आपने एक आर्टिकल लिखा था। असल में सही माने में पूछें तो ये इस आर्टिकल की, ये इस इंसिडेंट की मशहूरी जो है वो पब्लिसिटी आप ही ने की थी, और उसके बाद लोगों ने उसके बारे में जानना शुरू किया। और फिर मतलब डीपी सिन्हा साहब जिनको आपने उस आर्टिकल में कोट किया, उन्होंने अपनी किताब में भी इसके बारे में बताया है। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि हरिंदर बवेजा ने किताब लिखी, उसमें उन्होंने एक पूरे चैप्टर में इस इंसिडेंट के बारे में बात की। बरखा दत्त ने इसका अपने इंटरव्यू जो उन्होंने की थी उसमें भी इसका जिक्र लाया। तो ये अब काफी मतलब मशहूर से मतलब एक इंसिडेंट हो गया है। अब काफी साल हो गए हैं इसको, अब आज मेरे ख्याल से 18 साल होने को जा रहे हैं इंसिडेंट को हुए हुए। असल में क्या था कि हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो श्रीनगर की थी या कश्मीर की थी, हम लोग एक उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि हमारा पूरा खेल जो है वो बड़ा डिफेंसिव हो गया था। तो मतलब हम इंतजार करते थे कि मिलिटेंट कब रिएक्ट करेगा, कब उसकी इनिशिएटिव होगी, कब उसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसी कड़ी में हम लोग जाके सूचनाओं का इकट्ठा करने का प्रयास करते थे। तो खबर हम लोग निकालते थे इस लिहाज से कि भाई इससे पहले कि मिलिटेंट अटैक करे हम मिलिटेंट को मारे। मगर इसका जो ओवरऑल एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, उसको पकड़ने के लिए, उस पूरे सिस्टम को पकड़ने के लिए हम लोगों ने फिर प्रयास शुरू किया। एक विंग मतलब जो चल रहा था, जो हम एसओजी के लोग थे वो इसको कर रहे थे, मतलब जो लोकल मिलिटेंट से अटैक करने के लिए। बट हम लोगों ने ये फैसला किया कि साहब जब तक हम इसका जो सोर्स है, इसका जो स्रोत है, वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा कोई इसमें मतलब कोई मजबूती से हमारी पकड़ इसमें बनेगी नहीं। तो हमारी इस सोच को लेते हुए हम लोगों ने फिर प्लान करना शुरू किया कि भाई किस तरह से इससे घुसा जाए। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर अपने आदमी बैठा लेते हैं। आपको पता चलता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कौन से लिंक्ड कौन लोग हैं, उनके मार्फत, उनके माध्यम से आप लोगों को उसमें भेजते हैं। और वहां पे विश्वास जीतने की कोशिश की जाती। और इसमें कुछ में हम लोग कामयाब होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। इस कड़ी में जो है वो हम लोग कामयाब हो गए। तो वहां पे जो लश्कर के का दफ्तर था, वहां पे वो लोग भी ढूंढते रहते थे कि उनको मिले कश्मीर में लोग। तो उनके जो सेटअप था उसके थ्रू हम लोगों ने वहां पे जो ऑलरेडी कुछ लोग बैठे थे ऑफिस में उनको विन ओवर कर लिया और उनको फिर यहाँ पे लाया कश्मीर में।
वो विनोवर करने के बाद हमने एक ग्रुप ऐसा तैयार किया जिससे वो लगे कि वो बिल्कुल लश्कर के ही लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे ही लोग थे, हमारे ही पुलिस वाले थे, कुछ हमारे मतलब पुलिस से जुड़े हुए लोग थे जो मतलब मिलिटेंट होके उनसे बात करते थे। तो धीरे धीरे फिर उसी में उन्होंने प्लान बनाया कि भाई हमको एक छोटी सी बात, ये कौन सा वक्फा रहा होगा? टाइमलाइन अगर साफ कर दें हमारे दर्शकों के लिए, कितने महीने पहले की बात होगी 26/11 के हमले से? ये पहले की कितना टाइम? 26/11 के महीने से मतलब हम अगर सही मायने में देखें तो ये हमारी जो एफर्ट थी ये तो काफी दिनों से चल रही थी। आई वुड से कि ऑलमोस्ट 6 महीने पहले। जी जी। तो उसके बाद उनको उसको लाया गया। फिर हमने कोर कमांडर से बात करी, उसके लिए रास्ते साफ किए, मगर ऐसे रास्ते साफ किए कि पाकिस्तानियों को भनक न लगे कि ये हमारी रजामंदी से, हमारी कोशिश से वो आ रहे हैं। उनको लगा कि जैसे वही लोग भेज रहे हैं। तो वो इन्फिल्ट्रेशन भी बड़े अच्छे तरीके से की गई और यहाँ पे आके वो उनका विश्वास जीता गया। एक हमने एक पूरा ग्रुप तैयार किया जिससे उनको लगे कि हाँ हम लोग एक्शंस भी कर रहे हैं। ये इसमें हमें मदद फिदाइन खत्म करने में भी मिली, वहां से भी हमको ये कामयाबी मिली। मगर फिर कहा कि साहब हमको आप सिम कार्ड्स लाके दीजिए जो जम्मू कश्मीर से बाहर के। तो वो फिर हम लोगों ने प्रोक्योर किए बंगाल से। ये जो सिम कार्ड की डिमांड थी ये लश्कर की तरफ से आई थी? जी जी, उनकी तरफ से आई थी। तो उससे हम लोगों को ये लग गया कि साहब ये अटैक जो है वो हिंदुस्तान के किसी कोने में होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि जब वो उस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोई छोटी मोटी तैयारी नहीं कर रहा है, वो तो तैयारी बड़ी करने वाले हैं। तो हमने फिर वो मंगवाए और हमने फिर उनको बताया भी कि मंगवा लिए। अब ये हुआ कि सब भेजें कैसे, अब किसी को भेजना था। तो फिर हमने एक लड़का तैयार किया। तो तो एक डायरी में वो सिम कार्ड को सिल के डायरी के कवर में सिले गए। और फिर हमने RAW से बात करी और IB से भी बात करी, जिसमें आप DP सिन्हा साहब आप बताइए किस जिक्र में आते हैं। तो फिर उसको भेजा गया। अब ये हुआ कि साहब इस लड़के को वीजा कैसे मिलेगा। ठीक। तो हमने फिर कहा कि आप सैयद अली शाह गिलानी से जाके चिट्ठी लिखवाइए। तो सैयद अली शाह गिलानी की चिट्ठी की उस जमाने में पाकिस्तान की एम्बेसी जो है फट से वीजा दे, तो उन्होंने वीजा ले लिया। अब ये हुआ कि साहब वाघा बॉर्डर क्रॉस करें। अब जो लड़का था वो पहले भी एक दफे वहां से एक्सफिल्ट्रेट कर चुका था, तो वो थोड़ी सी शक की निगाहों में था, मगर वो यहाँ से उसको एक्सफिल्ट्रेट करने दिया। और जाके उसने डायरी जो है सीधे जाके लश्कर के हेडक्वार्टर में मुजम्मिल के हाथ में दे दी। और जब वो डायरी उनके हाथ में पहुंच गई तो फिर हमने IB को सूचना करी कि ये सिम कार्ड जो है वो किसी न किसी समय जो है देश के किसी कोने में इस्तेमाल होंगे। तो जब बॉम्बे का हमला होगा तो आपको याद हो, तो वो हमला जब शुरू हुआ तो लोगों को लगा था कि ये गैंग वॉर है। जी जी जी। फिर हमने उनको कहा, मैंने कहा साहब ये गैंग वॉर नहीं है, कि वही अटैक है जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद तो आपको पता ही क्या हुआ, फिर तो वो पूरी कहानी निकल के आई सामने। हम लोगों की लाइव रिकॉर्डिंग मिल गई। तो देखिए, कोई भी ऑपरेशन आप जब प्लान करते हैं तो इसी उम्मीद से करते हैं कि वो सफल हो जाएगा, वरना क्यों करेंगे आप। तो सफलता जो है वो तो हम प्रिज्यूम करके चलते हैं, वरना हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। जी। तो ठीक है ना, मतलब हम जब कोई भी चीज जिसकी योजना बनाते हैं या कोई उसका मंसूबा बनाते हैं तो हमारा इरादा यही होता है, हम इसी के लिए कोशिश करते हैं कि जब ये जो है ये हमारा सफल हो जाएगा। और सफलता के न होने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया। वो धीरे धीरे उनके हमारे लड़के गए वहां पे, उन्होंने ट्रेनिंग करी। और जो वहां के लश्कर की लीडरशिप थी, उनसे उनके साथ ना एक विश्वास उनसे जीता, तब जाके ये बात हुई। वो कोई आसान काम नहीं होता है। जिस सरलता से मैं आपको ये समझा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है। मतलब आप भी अपने एक संस्था चलाते हैं, आपके पास जब कोई आता है तो वो आप देखते हुए उसके ऊपर विश्वास कर नहीं करते हैं। और खासतौर से जब ये दहशतगर्दी का मामला हो तो वो लोग तो बहुत फूंक फूंक के चलते हैं।
उनको भी ये पता था कि हमारी एजेंसीज और हम लोग ये प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की। तो ये नहीं कि हमने नुकसान नहीं उठाया, बहुत सारे हमारे लोग जो है उसमें मारे भी गए। तो इसलिए वो सिलसिला तो चलता रहा। क्योंकि ये ऑपरेशन ऐसा था जिसमें उनको आखिर तक ये नहीं पता चला कि ये हुआ क्या है। अभी भी मेरे ख्याल से वो शक के दायरे में होंगे, बहुत सारी चीजें अब तो निकल आएंगे। 17 साल के बाद वो लोग भी मतलब बहुत सारे जो हैं वो वो भी, उनकी उम्र भी काफी हो गई होगी, हो गई है बल्कि। तो मगर ये कि आज भी पाकिस्तान की जो आईएसआई बैठी थी या लश्कर का हेडक्वार्टर था, उनको ये नहीं पता चला क्या हुआ। वो उसकी कड़ी नहीं जोड़ पाए। एक कड़ी उनको एक अंदाजा लगा, मगर जी जो असल कड़ी थी वो अभी भी शायद नहीं पता उनको। जी। जब हम सिन्हा साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि अ, उस वक्त तक ऐसा रहता था कि पाकिस्तान के बारे में जब हम इल्जाम लगाते थे और जब हम ये कहते थे कि ये अटैक जो है भारत में आतंकवादी हमले पाकिस्तान करवा रहा है और किस तरीके से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो जो खासतौर पर वेस्टर्न पावर्स है वो हमारी बात पे यकीन करने से गुरेज करती थी। लेकिन 26/11 एक ऐसा हमला था जिसमें हमारे पास सारे एविडेंस थे, और जिसका पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का पूरा जो उसने साजिश रची थी वो बेनकाब कर दी गई थी। और उसकी ये बहुत बड़ी वजह ये सिम कार्ड्स थे। जी, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। और ये मतलब ये अगर आप कहें कि पहले सबूत उनको पेश नहीं किए गए थे, और काफी पुख्ता सबूत पेश किए गए थे, बड़े मजबूती से उनके सामने रखे गए थे। मगर हमको ये चीज याद रखना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो हमारी बैरूनी ताकतें हैं, उसको ये इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, रवैया जो है वेस्टर्न कंट्रीज का तब बदला जब 9/11 का हमला हुआ। जी तो बिल्कुल तब सही। तक उनको ये लगता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का आपस में खेल है तो हो रहा है। जब उनको ये पता चला कि जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराया गया और वो जहाज में पाकिस्तानियों भी बैठे हुए थे, तब उनको समझ में आया कि ये हमला, ये जो सिलसिला ये कहां तक पहुंच सकता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात तो नहीं है कि हमने पहले नहीं पेश किया था, मगर बात तो ये सोचने की है कि इसको देने के बावजूद क्या एक्शन हुआ। कहने के लिए वो कहते हैं कि साहब हमने हाफिज सईद को हम 15 साल हाउस अरेस्ट दिया। ऐसे हमले के बाद आप किसी को हाउस अरेस्ट रखते हैं? और सबसे मजे की बात यह है कि उसमें ज्यादातर निशाना तो वेस्टर्न लोगों को किया गया था। जी बिल्कुल। तो उन ठिकानों पे हमला हुआ था जहां पे वो लोग रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, वो लोग रहते थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से मतलब जो ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये पहली दफे, मगर इतना पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी उनने कार्रवाई नहीं करी, वो हैरानी की बात जी, मैं अपने दर्शकों से इस बात को शेयर करना चाहूंगा कि जो सहाय साहब ने बात पॉइंट आउट किया कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से भारत के सबूतों को दरकिनार करती रहती थी। ऐसा ऐसा माना जाता है कि ये पाकिस्तान में जो टेरर कैंप्स चलते थे, उनमें से बहुत सारे टेरर कैंप्स में वेस्टर्न इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं वो जाते थे, और वहां जाकर वो सिर्फ ये देखते थे कि कोई उनके मुल्क का बाशिंदा तो वहां ट्रेनिंग नहीं पा रहा है, और जहां तक किसी भारत में भेजे जाने वाले किसी फिदाइन की या किसी रिक्रूट की बात होती थी वो उसको इग्नोर कर देते थे। ऐसे ऐसे लगातार सबूत और ऐसे ऐसे इंटरोगेशन रिपोर्ट्स में ऐसी ये बातें सामने आई हैं। और 9/11 के हमले के बाद जो है ये जो हिपोक्रेसी थी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन गई नहीं। है। ये बात तो आपकी सही है कि वो तो समय समय की बात होती है। जब उनको सूट करता है तो वो दहशतगर्दी की बात कर लेते हैं, जब सूट नहीं करता है तो फिर वो अचानक बात हो जाती है। आजकल भी आप देख ही रहे हैं रवैया क्या है। जी तो मतलब अब एक आर्मी चीफ जो है वो अगर प्रेसिडेंट के घर पे जा रहा है लंच करने के लिए, तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि वो ये बात वो मानते हैं। जहां पे वो एक तरीके से डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो सबसे बड़े डिक्टेटर को बुलाते हैं और उससे डील करते हैं। तो ये सब चीजें तो इनकी चलती रहती है। इनका जो डिप्लोमेसी है या इनका जो जो पॉलिटिकल इनके इंटरेस्ट है, वो तो ये देखते ही है।
लिहाजा हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड एक्सपेक्ट देम टू डू दैट। जी। शाहिद साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला मौका है जब आप रायसीना रिपोर्ट्स पे हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम इस चर्चा के सिलसिले को जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि साहिब साहब को अथॉरिटी माना जाता है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बल्कि टेररिज्म से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर। और जम्मू कश्मीर क्योंकि उस कैडर से ताल्लुक रखते हैं, तो जाहिर है उनसे इस बारे में भी बात होगी। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिब साहब बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।